Hello dear students, welcome to Bansal Classes Kota Aligarh Center. Let me introduce myself. Myself Mayank Samria from Kota, Rajasthan. I have completed my BTech from NIT Bhopal in Chemical Engineering and I'll teach you chemistry. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम हमारे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं. आप सब 10th से अब 11th में माइग्रेट हो रहे हैं. ठीक है, तो देखो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, पहले हम केमिस्ट्री की बात कर लें, कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, या तो आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर से सुना होगा या आपने आपके स्कूल के सीनियर से सुना होगा कि भाई केमिस्ट्री जो है एक बहुत ही बहुत बेकार सा सब्जेक्ट है ना. बहुत सारी चीज़ें इसमें याद रखने की होती है ना, बहुत सारी चीज़ें रटने वाली होती है. तो एक चीज़ आप पहले से अपने दिमाग में क्लियर रख के चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, केमिस्ट्री कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है. इसमें कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको याद रखनी पड़े, रटनी पड़े. ठीक है, ऐसा ना समझे. पहले से अगर ये चीज़ अगर आप अपने दिमाग में बैठा के चल लेंगे तो आप सब्जेक्ट को नहीं सीख पाएंगे. ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरा, केमिस्ट्री को पढ़ने का देखो एक तरीका होता है ना. जिन लोगों को तरीका नहीं पता होता उनको लगता है कि भाई अब सारी चीज़ें रटने वाली होगी. देखो, अगर आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है. ठीक है, टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना होता है और चीज़ों को एक रटने वाले वे में ना देखते हुए समझते वाले एक डेली लाइफ से रिलेट करते हुए चलना होता है. ठीक है, तो अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप उसके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, जो आप 11th में जो चीज़ें पढ़ने वाले हो. ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि हमारे पास केमिस्ट्री की 11th में जो है 2 बुक्स हैं. ठीक है, हमारे पास हम उसमें डील करते हैं. केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बहुत खतरनाक चीज़ें नहीं है. ठीक है, अब देखो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है, अगर आप बुक में देखेंगे तो वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम मूल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. ठीक है, क्या हम उस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? नहीं, हम उस चैप्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेसिक चैप्टर से जो आपको बुक में नहीं मिलेगा. उस चैप्टर का नाम है जनरल केमिस्ट्री. ठीक है, अब जनरल केमिस्ट्री देखो बुक में तो है नहीं, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें. देखो आप सभी अभी 10th वाले स्टूडेंट्स थे. ठीक है, 10th से जब आप 11th में शिफ्ट हो रहे हो तो देखो बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है सिलेबस के अंदर और लेवल के अंदर. जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो आप अभी तक आप 10th तक पढ़ते आए थे और जो आप 11th में पढ़ोगे, उसमें डिफरेंस है. ठीक है, तो अगर मैं आपको एकदम से मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ा दूंगा ना, तो आप हिल जाओगे. समझ रहे हो, आप हिल जाओगे कि अरे एकदम से क्या आ गया, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही ब्रेन को हिला देने वाला चैप्टर है. ठीक है, तो हम सबसे पहले उस चैप्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बहुत बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जनरल केमिस्ट्री देखो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. जनरल केमिस्ट्री बहुत बेसिक सी चीज़ें हम पहले उस केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे. फिर हम स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे. ठीक है, और धीरे धीरे फिर हम 10th से 11th के लेवल पे मूव कर जाएंगे. ठीक, इसलिए आपको एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, है ना. आ गया होगा बात समझ में, आ गई होगी बात समझ में. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर जनरल केमिस्ट्री से. ठीक है, जनरल केमिस्ट्री. अब देखें जनरल केमिस्ट्री में हम बेसिकली सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं मैटर. मैटर क्या होता है? मैटर भाई सब जानते हैं, आप सब पढ़ के आए कि मैटर क्या होता है. बताओ मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है, एनीथिंग विच हैव mass and occupies space. ठीक है, बताओ इसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. अब मैटर के एग्जांपल्स बताओ. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपने आसपास देख रहे हो, वो सब किस एग्जांपल्स हैं? मैटर के. जैसे कि ये मार्कर इसका एग्जांपल है मैटर का. मार्कर बोल लो, बुक. ठीक है, टेबल, चेयर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं किसके? मैटर के. ठीक है, तो ये होता है मैटर, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है. अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की. तो क्लासिफिकेशन देखें, जो मैटर का क्लासिफिकेशन है, मैटर का क्लासिफिकेशन हम मैटर को 2 टाइप से क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं. देखो कौन कौन से 2 टाइप्स हैं. एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और जो दूसरा है वो है केमिकल
क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन भाई नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल यानी कि कुछ फिजिकल स्टेट की, फिजिकल अपीयरेंस की बात करनी है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को, बताओ कौन कौन से पार्ट्स में क्लासिफाई किया होगा, बता सकते हो फिजिकल में? हाँ गुड, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोलो सिर्फ यही है क्या? अच्छा बस फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, बस यही आता है? अच्छा क्या आपने दो नाम और सुने हैं, बताओ कौन कौन सा? एक तो प्लाज्मा एंड फिफ्थ, बताओ फिफ्थ क्या है? बीईसी। बीईसी की फुल फॉर्म बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये है मैटर के 5 फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आते हैं इसके केमिकल क्लासिफिकेशन पे। केमिकल क्लासिफिकेशन, बताओ केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। 2 पार्ट्स में कौन कौन से? एक तो प्योर और दूसरा है मिक्सचर। प्योर और मिक्सचर। प्योर, बताओ प्योर में कौन कौन से आ जाएंगे? प्योर की क्लासिफिकेशंस क्या हैं, पढ़ा है आपने? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर ही तो होते हैं, ठीक है। तो प्योर के 2 और क्लासिफिकेशन, प्योर के 2 और क्लासिफिकेशंस हैं। देखें प्योर जो है, प्योर के हम 2 और क्लासिफिकेशंस बना रहे हैं। देखें एक तो एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स, ठीक है, ये हो गया प्योर। और जो दूसरा है मिक्सचर, बताओ मिक्सचर के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं क्या, बता सकते हो? जो मिक्सचर है, मिक्सचर के क्लासिफिकेशन क्या होंगे? गुड, देखो मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। भाई मिक्सचर का मतलब ही क्या है? आप मिक्सचर का मतलब क्या समझते हो कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिक्सचर के क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं। मिक्सचर को 2 पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया हुआ है, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्लासिफिकेशन एंड हेट्रोजीनियस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो ये तो हमने एक पूरी टेबल डिस्कस कर ली है, ठीक है। मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। पूरी 9th 10th में हमने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। और हमने वहाँ पर 2 नाम और पढ़े हैं, प्लाज्मा और बीईसी, ठीक है। प्लाज्मा और बीईसी के बारे में बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, हाँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता है तो आपको थोड़ा सा और पता चल जाएगा आज के लेक्चर में। केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, एलिमेंट्स। भाई प्योर का मतलब प्योर, जिसको मतलब एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो, ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स हो, तो मिक्सचर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखें फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास 5 क्लासिफिकेशंस हैं। एक तो सॉलिड, फर्स्ट सॉलिड। बताओ सॉलिड के लिए आप क्या बोल सकते हो? भाई सॉलिड क्या होता है? आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है सॉलिड की, ठीक है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेस उनके बीच में बहुत, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर बस कुछ एक पॉइंट लिख रहे हैं। बताओ सॉलिड का जो शेप होता है और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, डेफिनेट होता है या इनडेफिनेट होता है? बताओ, बता सकते हो? सॉलिड जो होता है उसका शेप कैसा होता है? डेफिनेट होता है, फिक्स शेप। ये एक सॉलिड है, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत फोर्स लगाओगे तो इससे कुछ होगा क्या? नहीं ना। तो सॉलिड का शेप कैसा होता है? डेफिनेट, डेफिनेट शेप। एंड बताओ सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट या इनडेफिनेट? वही मार्कर बताओ, इसका वॉल्यूम फोर्स लगाओ अगर मैं थोड़ा सा, तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। तो वॉल्यूम कैसा होता है? डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया पहला सॉलिड। दूसरा है लिक्विड। बताओ भाई लिक्विड का शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है या इनडेफिनेट होता है?
शेप की अगर बात करें या वॉल्यूम की बात करें तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें। आपने 1 लीटर की पानी की बोतल देखी होगी, 1 लीटर की पानी की बोतल, बिस्लेरी की जो बोतल होती है, बताओ 1 लीटर पानी है, ठीक है। अभी वॉल्यूम पता है कितना है, 1 लीटर। शेप पता है, बोतल की शेप जैसा उसका पानी का शेप होगा। अब आपने बोतल को खोला और पानी को नीचे गिरा दिया, बताओ क्या पानी नीचे गिर के 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा क्या? नहीं, पानी तो 1 लीटर ही रहेगा। हाँ, लेकिन उसका शेप, पानी जब नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो बताओ उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि पानी जो लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट है, लेकिन शेप क्या है उसका, इनडेफिनेट है, ठीक है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट फिक्स होता है, लेकिन शेप क्या होता है, हम पहले से डिफाइन नहीं कर सकते। वो किसी भी जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे वो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास गैस। गैस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हो कि पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके बीच में बहुत कम होते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन हमें तो बात करनी है इस पॉइंट की। बताओ गैस का जो शेप होता है या फिर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डेफिनेट या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट, बोलो सही है। देखो अगर हम शेप की बात करें तो जैसे कि ये रूम है, ठीक है। अभी इसमें जो गैस प्रेजेंट है उसका शेप इस रूम के जैसा है। अगर मैं रूम का दरवाजा खोल दूं तो बताओ गैस बाहर चली जाएगी ना। बताओ क्या वो एक्सपेंड करेगी तो उसका शेप तो चेंज होना ही है ना। पहली चीज कि इनडेफिनेट तो क्या होगा, शेप होगा। बताओ जैसे हमने रूम का ये डोर ओपन किया तो बताओ गैस के बाहर भी फैल रही है क्या? अब ऐसा थोड़ी कि यहाँ गैस, जैसे मैंने डोर ओपन कर दिया तो बताओ पूरी गैस बाहर निकली चली जाएगी, यहाँ कोई गैस नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है ना। यहाँ भी गैस रहेगी और गैस बाहर भी निकल रही होगी। तो बताओ क्या वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा क्या? गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो बताओ उसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो गैस होती है उसकी शेप क्या होती है, इनडेफिनेट, और वॉल्यूम भी क्या होता है, इनडेफिनेट होता है, ठीक है। देखें इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब आप फटाफट से इसको कॉपी करो। कर लिया। अब देखो हम बात करें प्लाज्मा और बीईसी की, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते होंगे। देखो क्या होता है प्लाज्मा। अब भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। और आप सोचो कि अभी तक तो सॉलिड लिक्विड गैस था, ठीक है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें दूसरा एक और सब्सटेंस डिस्कवर करने की जरूरत पड़ेगी? प्लाज्मा कहाँ से पता चल गया, कैसे पता चल गया, कैसे डिस्कवर कर लिया? तो आप भाई समझें, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस है, बताओ आप इन तीनों को कैसे क्लासीफाई, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? एक तो अपीयरेंस है ना, और कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो? बताओ आप सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को किस पैरामीटर के थ्रू आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो? टेम्परेचर, सही है। बताओ अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओ तो बताओ क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? सही है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक हो जाएंगी, थोड़े से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगेंगे। तो जो सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा। बोलो सही है। अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओ तो बताओ लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना। बोलो क्या तीनों का रिलेशन एक दूसरे से क्या टेम्परेचर के बेसिस पे है क्या? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भाई आप समझें कि जैसे कि सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, गैस के बाद मतलब हमें कुछ नहीं मिल सकता क्या? ट्राई तो करना बनता है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई जैसे कि वो टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए आ रहे थे तो और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करो, है ना, और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करो, बहुत इंक्रीज कर दिया। और एक बहुत हाई टेम्परेचर पे जो गैस होती है, एक बहुत हाई टेम्परेचर पे वो एक नए सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और उस नए सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आप समझ रहे हो कि कहाँ से पता चल रहा है? भाई ये तीनों किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। अब ऐसा किसने कहा कि इसके बाद कुछ नहीं होगा?
ट्राई तो कर सकते हैं कि इसके बाद भी पता नहीं कुछ मिल जाए। तो एक बहुत हाई टेम्परेचर पे गैस जो है सबसे पहले तो वो आयंस के अंदर कन्वर्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वो जो है गैसेस आयंस एक नई स्टेट को अचीव कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, पता चल गया प्लाज्मा क्या है, गैसियस आयंस एट वेरी हाई टेम्परेचर, यही क्या है प्लाज्मा। ठीक है, अब बताओ क्या प्लाज्मा हमें अर्थ पे मिल सकता है या कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, क्या कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो सोचे थोड़ा सा। हाँ देखो, प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे आपने गैस पे बर्तन रखा और वहाँ से प्लाज्मा क्रिएट कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। प्लाज्मा क्रिएट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम लेबोरेटरी के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसे कंटेनर्स नहीं है जो इतने हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर पाए। समझ रहे हो, बहुत हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लाज्मा कहाँ मिलता है? हाँ, आपने बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि प्लाज्मा सन स्टार्स पर मिलता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, स्टार्स पर प्लाज्मा मिलता है। लेकिन बताओ क्या अर्थ पे मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि प्लाज्मा मिल जाए? नहीं मिलता क्या? बताओ, पता है क्या अर्थ पे प्लाज्मा मिल सकता है क्या? सोचो थोड़ा सा। हाँ मिल सकता है। अगर आप समझो कि जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, लाइटनिंग बिजली जब चमकती है, लाइटनिंग जब स्ट्राइक करती है तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए क्या क्रिएट हो जाए, प्लाज्मा क्रिएट हो जाए, लेकिन टेम्परेरी। थोड़ी देर के लिए प्लाज्मा क्रिएट हो सकता है लेकिन टेम्परेरी। क्यों? क्योंकि लाइटनिंग का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाँ अर्थ पर भी प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन बहुत परमानेंट टाइप से नहीं, टेम्परेरी। थोड़ी देर के लिए प्लाज्मा फॉर्म हो सकता है। कब? जैसे कि एक एग्जाम्पल है जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा के बारे में। फोर्थ, प्लाज्मा क्या है? गैसियस आयंस एट वेरी हाई टेम्परेचर, गैसेस आयंस एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ एटम्स नहीं लिखे। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि गैसेस एटम्स क्यों नहीं है, आयंस क्यों है, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर गैस के एटम को रख दो ना तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा 10th क्लास में, पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले हैं हम उसको। आपने टर्म पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, एनर्जी देते हैं। और एनर्जी देने से, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाता है तो एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप देखो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर उस एटम को रख रहे हो तो आयन में कन्वर्ट होना ही है। ठीक है, तो गैसेस आयंस एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। देखो आप जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, आप उसको कि मैं सारी चीज़ें लिख नहीं सकता, है ना, आप उसको कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको लगता है कि आपको लिखनी चाहिए तो आप उसको खुद से लिख लें। ठीक है, अगला जो हमारा सब्सटेंस है वो है BEC। BEC फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे। क्या लिखा हुआ है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, BEC को हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब देखो भाई कहाँ से पता चला, क्या आन पड़ी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कैसे गए, जब हमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक है, चलो गैस से ऊपर भी हम पहुंच चुके हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के हम गैस से ऊपर भी पहुंच चुके हैं। कहाँ पर? प्लाज्मा पे। तो फिर ये कहाँ से आया? अच्छा बताओ, आप एक वर्ड समझ रहे हो यहाँ पर, कंडेंसेट। कंडेंसेट से आप एक चीज को रिलेट कर सकते हो, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जब वेपर्स आपस में कंबाइन होती है तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। समझ रहे हो ना, वेपर्स का वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब आप समझो जरा कि गैस को वेपर्स को हम अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम टेम्परेचर कम कर रहे होंगे ना, तो कंडेंसेट का मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर को कम करना। अब मेरे ख्याल से आप बात समझ सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ा के हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो अगर अच्छा टेम्परेचर कम करें, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, टेम्परेचर को कम करके। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, टेम्परेचर को कम करके। सॉलिड के पीछे कुछ नहीं है क्या, सॉलिड के आगे कुछ नहीं है क्या? अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर कम करते जाएं तो क्या उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा भाई? गैस का टेम्परेचर और बढ़ाने पे अगर प्लाज्मा मिल गया तो हो सकता है सॉलिड का टेम्परेचर इतना कम कर दो कि एक नई स्टेट मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो देखो
आप समझें, जब टेम्परेचर को हम कम करते चलते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। अब आप क्या करो, टेम्परेचर को और कम करो, और कम करो तो बताओ क्या, एटम्स और पास आएंगे, और पास आएंगे, बहुत पास आते जाएंगे, और एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे काफ़ी सारे एटम्स आपस में एक दूसरे से मर्ज हो जाए, मतलब समझ रहे हो, इतने पास आ गए कि वो आपस में एक दूसरे में क्या हो गए, मर्ज हो गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब वो मर्ज होने के बाद एक सिंगल यूनिट बना लेगा। भाई काफ़ी सारे 3-4 एटम में बहुत टेम्परेचर कम कर दिया, आपस में एक दूसरे में क्या हो गए, इतना कम कर दिया कि एक दूसरे में मर्ज ही हो गए। तो बताओ क्या वो 4-5 एटम एक सिंगल यूनिट फॉर्म कर लेंगे, और उस सिंगल यूनिट को ही हम क्या बोलेंगे, BEC। ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर gaseous atoms merge into each other and form a single unit which is called BEC, ठीक है। वो क्या कर लेते हैं, एक सिंगल यूनिट फॉर्म कर लेते हैं, काफ़ी सारे एटम्स आपस में मर्ज होके बहुत कम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, गैसेस एटम्स एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, और वो एक सिंगल यूनिट को फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये आपका हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फटाफट से इन दोनों डेफिनेशंस को कॉपी कर लें। ध्यान रखें, BEC भाई कोई रटने वाली चीज़ नहीं आएगी, आप कंडेंसेट वर्ड याद रख लो। कंडेंसेट यानी कि टेम्परेचर कम करने से वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होती है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर कम करने की बात है। तो एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर गैसेस एटम्स एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और प्लाज्मा एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, कॉपी करें। हम स्टार्ट करते हैं किसको, एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के बारे में। हमने अभी तक फिजिकल क्लासिफिकेशन को कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे मूव कर रहे हैं, और केमिकल क्लासिफिकेशन के दो पार्ट्स हैं, एक तो प्योर और एक मिक्सचर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्योर की। तो देखें, केमिकल क्लासिफिकेशन, जो दूसरा है वो क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास सबसे पहला है वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखो, जब, बताओ क्या बोल सकते हैं, जब कोई सब्सटेंस सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हो। बोलो सही है, यही तो हमने पढ़ा है। एलिमेंट क्या होता है, प्योर मतलब, हाँ, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता हो, जो वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बनता हो। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक और वर्ड को ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि भाई हम ऑफकोर्स अब हम 10 से 11 में मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव भी करनी है। तो देखें, प्योर सब्सटेंस क्या है, देखें, सब्सटेंस which contains one kind of atoms। देखो ये सब तो हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां पर एक और वर्ड को ऐड कर रहे हैं, सब्सटेंस which contains one kind of atom और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखें क्या है, सब्सटेंस विच कंटेन्स वन काइंड ऑफ एटम और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, देखो, होमो का मतलब आप सभी जानते हैं, होमो का मतलब सेम होना। ठीक है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल, जैसे कि O2, N2, H2। समझ में आ रहा है भाई, O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल, वो एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें जो O2 है वो दो सेम टाइप के एटम्स O
और O, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलके जो बना है उसको हम बोलेंगे, जो सेम टाइप के एटम से मिलके बना है उसको हम बोलेंगे होमो एटॉमिक। N2 किससे बना है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से। H2 किससे बना है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से। तो देखें प्योर सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस विच कंटेन्स वन काइंड ऑफ एटम्स, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखें सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूं, वन काइंड ऑफ एटम्स, जैसे कि सोडियम सॉलिड, मतलब सोडियम एक मेटल है। सोडियम मेटल किससे मिलके बनी हुई है? काफी सारे सोडियम के एटम से मिलके बनी हुई है, बोलो सही है। आयरन Fe सॉलिड, आयरन किससे मिलके बना हुआ है? एक आयरन का एक बड़ा सा ब्लॉक सैंपल किससे मिलके बना हुआ है? आयरन के एटम से मिलके बना हुआ है। और अब बात करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ऑक्सीजन गैस। बताओ ऑक्सीजन गैस किससे मिलके बनी हुई है? किससे मिलके बनी हुई है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो हमारे पास डेफिनेशन है भाई, ये प्योर सब्सटेंस की तो हो ही गई, साथ ही साथ ये किसकी डेफिनेशन भी हो गई है? ये साथ ही साथ किसकी डेफिनेशन हो गई है? एलिमेंट्स की भी। ठीक है, ध्यान रखना इस प्योर सब्सटेंस में मैंने साथ ही में किसकी डेफिनेशन भी लिख दी है? एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी लिख दी है। ठीक है, सोडियम एक एलिमेंट है, किससे मिलके बना हुआ है? काफी सारे सोडियम के एटम्स से मिलके बना हुआ है। ऑक्सीजन गैस किससे मिलके बनी हुई है? काफी सारे ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। बताओ क्या आपको ऑक्सीजन गैस, जब आप बोल रहे हो ऑक्सीजन गैस, बताओ क्या आप सिर्फ समझोगे कि वहां पर क्या प्रेजेंट है? सिर्फ O2, काफी सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो बताओ वो किसका एग्जांपल हो गया? एक प्योर सब्सटेंस का, और वो भी किसमें? एक एलिमेंट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल्स। भाई अब आते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। बताओ फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? फास्फोरस मिलता है P4 की फॉर्म में, है ना, P4। भाई आप फास्फोरस ना समझे कि भाई P क्या होता है? फास्फोरस, फास्फोरस का एलिमेंट क्या है? P नहीं, फास्फोरस जो मिलता है वो P4 की फॉर्म में मिलता है। जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है? O2 की फॉर्म में, वैसे ही फास्फोरस किसकी फॉर्म में मिलता है? P4 की फॉर्म में, सॉलिड। ध्यान रखें, ठीक है, ध्यान रखें। और जो सल्फर है, सल्फर, सल्फर बताओ किस फॉर्म में मिलता है? S, सल्फर की फॉर्म में नहीं, सल्फर जो होता है वो मिलता है S8 की फॉर्म में, ये भी कैसा? सॉलिड। ठीक है, ये आपके हो गए किसके एग्जांपल्स? प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी हो गई, एलिमेंट्स की भी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और ये हो गए एलिमेंट्स के एग्जांपल। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? जो वन काइंड ऑफ एटम या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। कॉपी करें, फिर मैं यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी इसके बारे में, इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करूँगा, आप इसको फटाफट से कॉपी करें। हो गया? अब देखो मैं आपके सामने P4 और S8 की स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। ठीक है, ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये आपको आगे काम में आएगी। तो थोड़ा सा हम बहुत बेसिक से, भाई मैं यही तो कह रहा हूं, आपको धीरे धीरे मैं बहुत आगे तक लेके चलूंगा, उससे आपको बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा कि आप कब 10 से 11 पे मूव कर चुके हो। देखिए P4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। P4 जो है वो होता है कुछ इस टाइप से, फॉस्फोरस 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 और फॉस्फोरस। ठीक है, 4 फॉस्फोरस, और ये आपस में भी क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फर का, S8। S8 जो होता है वो होता है क्राउन शेप। ठीक है, अगर आपको पता है कि एसिड का शेप कैसा होता है तो एक बार बना के ट्राई करें, कॉपी पे बनाएं। कर लिया? देखें एसिड कैसा होता है, समझें। ये सल्फर सल्फर सल्फर। ठीक है, देखो ये होती है किसकी स्ट्रक्चर? S8 की स्ट्रक्चर। देखो लग रहा है ना क्राउन जैसा, इससे इसको हम बोलते हैं कैसा? क्राउन शेप। तो देखो ये हो गई P4 और S8 की स्ट्रक्चर। ये हमने पढ़ लिया क्या? एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, बनाए। अब हम मूव कर रहे हैं किस पे? कंपाउंड्स पे। अब देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स मतलब क्या होते हैं कंपाउंड्स? एलिमेंट्स पता है आपको? एलिमेंट्स समझ में आ गया कि जो सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलके बनते हैं ना। अच्छा बताओ H2O क्या है? H2O, H2O क्या है भाई? H2O जो है वो 2 अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बना हुआ। बताओ H2O के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं?
एक तो हाइड्रोजन, मतलब एक मैं बता रहा हूँ बस, ऐसे तो दो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो बताओ एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो अलग अलग टाइप के एटम्स हों, तो बताओ आप इसको होमो एटॉमिक बोलोगे या हेट्रो एटॉमिक? भाई हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, होमो का मतलब होता है सेम, होमो एटॉमिक अभी हमने लिख लिया था। तो मतलब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O, CO2, हेट्रो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, हेट्रो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई क्लियर। सब्सटेंस which contains heteroatomic molecules, substance which contains heteroatomic molecule। अब heteroatomic, भाई यहां पर heteroatomic में अंडरलाइन कर लेना, वहां पर homoatomic में अंडरलाइन कर लेना। heteroatomic के एग्जाम्पल क्या है, अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, हेट्रोएटॉमिक का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। देखिए H2O, हमें इसकी स्टेट पता है क्या होता है, लिक्विड। बताओ अगर हम पानी की बात करें तो पानी एक वाटर का जो सैंपल है, भाई वाटर क्या है, H2O। एक सैंपल के अंदर क्या सिर्फ एक H2O है क्या, नहीं, एक सैंपल काफ़ी सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा ना। तो देखिए एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि एक कंपाउंड क्या होता है, मतलब वो सब्सटेंस जिसमें काफ़ी सारे एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा है, हेट्रोएटॉमिक। भाई अगर हम वाटर की बात करें, एक वाटर का बहुत सारा सैंपल है, पानी का एक सैंपल है, उसमें क्या होंगे, उसमें बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कंपाउंड क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो काफ़ी सारे सेम टाइप के मतलब सेम टाइप के कंपाउंड, इसका जो कंपोजिशन है वो सेम टाइप का है, सेम टाइप का मतलब समझ रहे हैं कि सारा सब कुछ इसमें क्या होगा, H2O होगा। लेकिन H2O कैसा है, एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं, सब्सटेंस विच कंटेन्स हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर क्या है, कंपाउंड, किससे मिलके बना हुआ है, सारे के सारे H2O से मिलके बना हुआ है, लेकिन H2O कैसा है, हेट्रोएटॉमिक। आ गया समझ में, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। फटाफट से इसको कॉपी करें। कॉपी कर लिया। देखो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसके, मिक्सचर की। ये हमारा हो गया प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं किस पे, मिक्सचर पे। तो देखें देखो क्या होता है मिक्सचर, substance contains two or more type of particles, ठीक है। substance contains two or more kind of particles, ठीक है ना। समझ में आता है एक मिक्सचर क्या है, वही जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है, मतलब मिक्सचर को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर, क्या होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। देखें होमो का मतलब सेम होना है ना, यहाँ पार्टिकल सेम नहीं, यहाँ नेचर सेम है, समझना। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सेम टाइप का है ना। तो देखें सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख रहे हैं हम। होमोजीनियस क्या है, जिसमें आपको नो विजिबल बाउंड्रीज, एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, बहुत आसान है, आपको भी पता है क्या होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, जो आपको जहां पर आपको कोई विजिबल बाउंड्रीज ना दिखाई दें। पहला पॉइंट तो ये अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखें एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर, एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। बताओ एक तो आपने सॉल्ट रखा हुआ है और दूसरा वाटर यानी कि H2 है। बताओ अगर दोनों को आपने मिलाया एक मिक्सचर फॉर्म हो गया, बोलो सही है। जहां आपने दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया वो क्या एक मिक्सचर है, ठीक है।
अब ये होमोजीनियस कैसे है भाई, आप बताओ। आपने एक गिलास पानी लिया, सॉल्ट मिला दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। आप बताओ जैसे ही वो पूरा सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, क्या आपको सॉल्ट और पानी का जो मॉलिक्यूल है, जो सॉल्ट और वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा, क्या आप उसको देख सकते हो? क्या आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या? नहीं ना। क्या आपको सॉल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोई बाउंड्री दिखाई दे रही है क्या? नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है मिक्स होने के बाद कि सब कुछ क्या हो गया, एक हो गया, मिल गए सब कुछ, ठीक है। तो पहला पॉइंट, नो विजिबल बाउंड्रीज। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके अंदर आप कोई बाउंड्रीज को बाउंड्रीज नहीं देख सकते, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब आप नहीं बता सकते मिक्स होने के बाद कि ये सॉल्ट है या ये वाटर है, सब कुछ क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है। दूसरा पॉइंट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। भाई यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है? आपने मिक्स कर दिया ना, अब आप उसको पियो, एक बार पियो। आपने एक तो पहला सिप लिया और एक लास्ट सिप लिया है ना, पूरा खत्म कर दिया आपने। बताओ पहला सिप मीठा लगेगा, लास्ट सिप खारा लगेगा, ऐसा कुछ है क्या? सॉल्टी लगेगा? नहीं ना। सब कुछ क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है। सब एक आपको जब आप पियोगे उसको, तो हर एक सिप के अंदर आपको सेम टेस्ट आएगा। बताओ इसका मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा नहीं कि ऊपर तो पानी बस फीका फीका लग रहा है, नीचे नमक का पानी आ गया। बात समझ में आ गई होगी। तो ये होते हैं ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये 2 पॉइंट्स हैं किसके, होमोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है। अब देखें दूसरा, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? अब वही आपको इसमें वापस मैं 2 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। देखो 2 पॉइंट्स क्या है, यहीं से देख सकते हो आप, ठीक है। एक तो है विजिबल बाउंड्रीज, विजिबल बाउंड्रीज, और दूसरा पहला हो गया विजिबल बाउंड्रीज। यहां क्या था, नो विजिबल बाउंड्रीज का आप वहां पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बाउंड्रीज नहीं दे सकते। यहां पर विजिबल बाउंड्रीज। दूसरा पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आ रहा होगा, मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा है, सैंड प्लस वाटर, है ना। हाँ, तो आपकी इच्छा मैं पूरी कर रहा हूं। सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, बिल्कुल सही बात है। बताओ आपने एक ग्लास पानी ले लिया, भाई आपने एक कांच का ग्लास लिया, पानी लिया, उसमें सैंड पार्टिकल, सैंड रेत मिला दिया आपने उसमें ना। आप देखो, चाहे आप उसको मिक्स कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, शेक कर लो उसको। थोड़ी देर बाद ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको पूरी सैंड जो है वो यूनिफॉर्म टाइप से दिखाई दे, है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक जगह जाके बैठ जाएंगे ना, चुपचाप ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे नीचे की तरफ। तो बताओ, अब आप बताओ, आपने उसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर रख दिया, तो बताओ वापस वो वैसे ही हो गया ना, ठीक है। आप देख सकते हो क्या कि वहां पर सैंड पार्टिकल्स को आप बिल्कुल अलग अलग देख सकते हो, और आप वाटर को बिल्कुल अलग देख सकते हो ना। यानी कि बताओ वहां पर बाउंड्रीज कैसी है, विजिबल है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बात समझ में आती है भाई, आपको वाटर अलग दिख रहा है और सैंड अलग दिख रही है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म थोड़ी हुआ। यूनिफॉर्म का मतलब तो क्या है कि भाई सैंड पूरे वाटर में अच्छे से मिक्स रहती, तो उसको हम बोल सकते थे कि होमोजीनियस है। लेकिन बताओ क्या ऐसा है, क्या नहीं है। आपने अगर आप उसको थोड़ी देर मिक्स भी कर दोगे ना और रख दोगे, तो वापस से वो तो पूरा जो सैंड पार्टिकल्स वो वापस सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वहां पर कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, वहां पर वाटर अलग है और सैंड अलग है ना। पहला एग्जांपल सैंड प्लस वाटर हो गया। दूसरा आप बोल सकते हो ऑयल प्लस वाटर। आप देखना, कभी देखा भी होगा आप लोगों ने कि अगर आप ऑयल के अंदर वाटर मिलाओगे या वाटर के अंदर ऑयल मिलाओगे, तो उनकी आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी। भाई अगर वाटर ज़्यादा है, ऑयल कम है, तो ऑयल ऊपर से अलग उसकी लेयर बनी रहती है, वाटर नीचे रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसे सेपरेट सेपरेट आपको लेयर्स दिखाई देती हैं। तो ये भाई अब ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग सब्सटेंस है ना, तो किसका पार्ट हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का पार्ट हो गया। बात समझ में आ गई। ऑयल प्लस वाटर की बाउंड्रीज भी आप देख सकते हो, और यूनिफॉर्म तो है नहीं, ऑयल अलग बैठा हुआ है और वाटर अलग बैठा हुआ है, ठीक है। कॉपी करें। तो देखो, आज हमारा पहला लेक्चर था, तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस नहीं की है। बहुत बेसिक सी चीज़ों को मैंने स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम जनरल केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले मैं आपसे थोड़ी सी बचपन की बातें करूँगा, धीरे धीरे हम थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, वापस रिविजन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर क्या होती है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ था,
एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 पार्ट्स में हमने मैटर को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ठीक है, ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा था केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन हमने एक तो प्योर में डिवाइड किया और दूसरा हमने मिक्सचर में डिवाइड किया। फर्दर हमने प्योर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स, ठीक है। मिक्सचर को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। फिर हमने स्टार्ट किया फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना भाई, मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको आज का लेक्चर। पहला था फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, जिसका एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड, जिसका शेप तो जो होता है, शेप तो चेंज हो सकता है, इनडेफिनेट शेप होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और गैस, शेप भी इंडेफिनेट और वॉल्यूम भी इनडेफिनेट, कोई चीज फिक्स नहीं है, जहां रख दोगे उसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने 2 और फिजिकल क्लासिफिकेशंस पढ़े, एक तो प्लाज्मा और एक बीईसी। प्लाज्मा क्या होता है भाई, अब आप सोचो, प्लाज्मा रिवाइज करो भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं आपस में एक दूसरे में, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो अगर आप गैस का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दो तो गैसेस एटम्स सबसे पहले तो गैसेस आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो गैसेस आयंस और ज्यादा टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे, एक नई स्टेट को अचीव कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। बीईसी, बोथ एंशिएंट कंडेंसेट क्या था, कंडेंसेट का मतलब हो गया टेम्परेचर को कम करना, यानी कि टेम्परेचर कम करना, यानी कि गैस का जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड का कम करोगे तो सॉलिड में जाएगा। बताओ क्या सॉलिड का टेम्परेचर और कम करें तो कुछ मिल सकता है क्या, हाँ। बीईसी क्या है, जो आप गैसेस एटम्स को बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाओ, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होते हैं, एटम्स पास आते हैं, पास आके आपने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि वो पास आके एक दूसरे में क्या हो गए, मर्ज हो गए हैं, और उन्होंने एक सिंगल यूनिट को फॉर्म कर लिया है, जिसको हम कहते हैं बीईसी, ठीक है। ऑल्दो देखो मैं आपको बता दूं कि बीईसी का अभी तक मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस हमने डिफाइन किया हुआ है, हमने मतलब साइंटिस्ट ने, ठीक है, अभी तक उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर हमने स्टार्ट किया कि इसको केमिकल कंपोजिशन को, केमिकल क्लासिफिकेशन को। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो 1 काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो एक 1 काइंड ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं। 1 टाइप के एटम का मतलब जैसे कि सोडियम है, सोडियम सिर्फ सोडियम एटम से मिलकर बनता है ना। आयरन है, आयरन सिर्फ Fe के एटम से मिलकर बनता है, ये तो हो गया 1 काइंड ऑफ एटम। और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि वो सब कुछ उसमें क्या है, O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, और O2 तो भाई फिक्स है, O2 मतलब कि O और O सेम टाइप के एटम्स, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया था एलिमेंट्स। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया कंपाउंड्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये हो गया हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे सब्सटेंस जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। वाटर के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स को आप रख दोगे तो कंपाउंड फॉर्म हो गया, H2O फॉर्म हो गया है ना, एक सैंपल फॉर्म हो गया H2O का। तो उस H2O के अंदर क्या है, काफ़ी सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर का मॉलिक्यूल कैसा है, हेट्रोएटॉमिक है, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देते हो तो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। हाँ, रिवाइज करो मेरे साथ। होमोजीनियस क्या था, पहला पॉइंट बताओ, होमोजीनियस में नो विजिबल बाउंड्रीज। आप विजिबल बाउंड्रीज यानी कि आप बाउंड्रीज को देख नहीं सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट था यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब आपके पास मिक्सचर पूरा एक जैसा रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल था शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, जहां पर आप बाउंड्रीज को देख सकते हो, बाउंड्रीज विजिबल होती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर या फिर ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटम के रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि देखो भाई, कोरोना का असर बहुत भयंकर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग अलीगढ़ में ही हैं, और अलीगढ़ में भी अब काफ़ी सारे केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो आप सब अपने घर पर रहें, इसलिए ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं कि आप घर पर रहें, आपको कहीं बाहर जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप घर पर रहकर सपोर्ट करें अपने फैमिली को, खुद को, अपने स्टेट को, कंट्री को। आप घर पर रहकर सपोर्ट करें, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।